जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर चल रहा है, इन पेपर्स को देखते हुए साथियों अब आगामी शिफ्ट में आपसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि किस टाइप के आपसे सवाल अभी तक पूछे गए हैं करंट अफेयर में। तो सबसे पहले करंट अफेयर के सवाल हम लोग देखेंगे टॉप लेवल के, जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसके अलावा साथियों रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे, जीके देखेंगे। तो जैसे जैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे साथियों सवाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपका पेपर साथियों अभी नहीं हुआ है और आपने इस वीडियो में एंट्री ले ली है तो मैं कहूंगा ये आपकी एंट्री बहुत अच्छी हुई है। अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं आसानी के साथ कम समय में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में साथियों अगर स्टोर है तो ये समझ लीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल की फाइनल लिस्ट में से आपका रोल नंबर साथियों जरूर होगा उसमें। चलिए तो बात करते हैं, कह रहे कि 5 दिवसीय जो शहीद उत्सव मनाया गया है ये कहां पर साथियों संपन्न हुआ है। मैं कहूंगा नेपाल देश में संपन्न हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कह रहे कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। तो ये साथियों ये काम चीन ने किया है, यानी कि चीन देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए भारत की जीडी के ऊपर है। कह रहे कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अभी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो कितने प्रतिशत साथियों? 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल कह रहे कि इसरो ने कहां पीएसएलवी C60 स्पेसडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो साथियों श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे कि हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। तो साथियों अमेरिका देश ने यह घोषणा की है यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा अमेरिका ने की है। अगला सवाल देखिए साथियों ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा था। तो साथियों कहां पर रहा था? पुडुचेरी में रहा था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों एग्जामिनर आपका जो मास्टर है जो आपका पेपर सेट कर रहे हैं वो कितने कॉन्सेप्ट बनाएगा मुझे ये बताइए। रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो कॉन्सेप्ट साथियों हम देखेंगे इस वीडियो में, मैथ को देखेंगे, और जैसे जैसे जहां जहां से करंट अफेयर के सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को साथियों, उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर, फिर साथियों रीजनिंग, मैथ, जीके सब कुछ देखेंगे। तो थोड़ा धैर्य आपके पास होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको चाहिए है तो धैर्य सबसे बड़ी चीज है। तो धैर्य के साथ साथियों इन सवालों को देखिए, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कीजिए और फिर पेपर को जाकर साथियों फोड़ दीजिए। चलिए पहला अब 7वें नंबर का सवाल कह रहे कि भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे कर लिए हैं। तो मैं कहूंगा साथियों कि यहां पर आपका जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे कर लिए हैं। कह रहे कि कहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो कहां पर लगाई जाएगी साथियों? हैदराबाद में लगाई जाएगी। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो ये साथियों केरल ने जीता है। किस टीम ने जीता है? केरल ने जीता है। उसके बाद देखिए साथियों कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो कबड्डी लीग का टाइटल हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसने जीता है साथियों? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। अगला सवाल कह रहे कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टन का निधन हुआ है। तो जिमी कार्टन का जो निधन हुआ है साथियों किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जिमी कार्टन इनका नाम था। इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम हेमंत मुडप्पा है और इन्होंने सातों इतिहास रच दिया है। अगला सवाल कह रहे कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। तो क्या क्या इनका नाम है? इनका नाम अर्शदीप सिंह है और इनको ही आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में साथियों नामित किया गया है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो यहां पर अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश राज्य ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। ये आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे कि किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। तो मैं कहूंगा इनका नाम काम्या कार्तिकेयन है और काम्या कार्तिकेयन ने ही 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। अगला सवाल कह रहे कि कहां पेंगोंग त्सो लेक के पास
छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, लद्दाख आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, लद्दाख आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही कि भारत ने बाढ़ प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया? यह क्वेश्चन बहुत शानदार है साथियों। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत ने बाढ़ प्रभावित कौन से देश, बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरपीएफ कांस्टेबल आपका जो परीक्षा होने वाली है, हो सकता हो कुछ घंटों बाद हो या हो सकता हो कुछ दिन बाद हो। तो मैं कहूंगा जितने समय बाद आपकी परीक्षा है, इन 3 पीडीएफ को साथियों जरूर देखकर आप लोग जाइएगा। इन 3 पीडीएफ में आखिर क्या है कि सिलेक्शन इससे हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसा पेपर आपसे पूछा जा रहा है ना, वैसे 10 पेपर आपके लिए, बहुत अधिक नहीं, सिर्फ 10 पेपर आपके लिए साथियों तैयार किए गए हैं। और ये 10 पेपर में साथियों अगर बात करें तो इसमें रीजनिंग होगी, इसमें मैथ होगी, इसमें जीके होगी, वैसी जैसी पेपर में आपसे पूछी जा रही है। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं, आपको पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों ये भी सॉल्यूशन के साथ है। उसके अलावा 50 सवालों में से तकरीबन 10 सवाल साथियों आपसे करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए भाई तीसरी पीडीएफ जो तैयार की गई है वो करंट अफेयर की साथियों तैयार की गई है। तो इस पीडीएफ को साथियों आप जरूर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है ना, आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ का। उस लिंक पर जाएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों उसी व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। तो मैं कहूंगा अगर आपके पेपर में कुछ थोड़ा सा समय बाकी है, कुछ घंटे बाकी हैं, तो इसको देखकर साथियों आप जरूर जाइएगा एक बार। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों करके किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वर प्लेटफॉर्म साथियों किसने लॉन्च किया है? गुजरात राज्य ने ही स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला सवाल कह रही है किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियन को छोड़ा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैग्नस कार्लसन की बात चल रही है। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दिलीप शंकर का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। कौन थे साथियों? ये एक अभिनेता थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है? तो यहां पर अगर बात करें किस राज्य सरकार ने यह काम किया है, मैं कहूंगा हरियाणा राज्य सरकार ने यह काम किया है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला सवाल कह रहे कि विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स कहां पर आयोजित किया गया है? तो इनका उर्स साथियों अजमेर में आयोजित किया गया है, यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला देखिए कह रहे कि डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों बोट कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया है? तो मैं कहूंगा दक्षिण कोरिया की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है? तो ये पहल साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो इनका नाम जसप्रीत बुमराह है और ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो मैं कहूंगा जर्मनी देश की बात चल रही है, यानी कि जर्मनी देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विजय वीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है साथियों? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश से आयातित एलएनजी
एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। तो भारत ने किस देश से आयातित, तो मैं कहूंगा भारत ने चीन से आयातित, क्या भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये साथियों मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कहने के कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, यूएई की बात चल रही है, यानी कि यूएई देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक देश बना है। कहने के किस देश में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है, तो मैं कहूंगा नेपाल आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि नेपाल देश में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है। ये कौन है, ये फिल्म निर्माता है। कौन, ये फिल्म निर्माता है। अगला देखिए, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है, तो ये साथियों आपको याद रखना है, ये सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है और ये सलझंडी में इस बार आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो मैं कहूंगा रूस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। यानी कि विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं, तो साथियों अजय सिंह शामिल हुए। कौन, विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में कौन शामिल हुए, अजय सिंह शामिल हुए, आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि हॉकी इंडिया लीग ये कहां शुरू हुआ है, तो ये साथियों ओडिशा में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है, ओडिशा में शुरू हुआ है साथियों हॉकी इंडिया लीग। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने जो सवाल शुरू हो चुके हैं वो रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो साथियों रीजनिंग में 35 सवाल हैं और इन 35 सवाल में से साथियों अगर आप वाकई में 35 सवालों को करना चाहते हैं तो इन सभी सवालों को साथियों जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहां पर साथियों पहला सवाल रीजनिंग का है, यहां पर कथन है और साथियों निष्कर्ष यहां पर है। तो कुछ कथन है और कुछ निष्कर्ष है। इन कथन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका जो है ना वो साथियों गलत है। चलिए, तो बात करते हैं साथियों यहां पर कथन पहले की, करके सारे छात्र इंजीनियर हैं। तो सारे छात्र क्या हो जाएंगे साथियों, मान लीजिए ये क्या हो गए, ये छात्र हो गए और सभी के सभी छात्र क्या हो गए साथियों, सभी के सभी छात्र इंजीनियर हो गए। ठीक है भाई साहब, सभी के सभी छात्र क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक है, तो मान लेते इतने इंजीनियर क्या हो गए साथियों, इतने इंजीनियर वैज्ञानिक हो गए। और कुछ वैज्ञानिक विवाहित है, तो इतने वैज्ञानिक क्या हो गए साथियों, विवाहित हो गए। इतने वैज्ञानिक क्या हो गए, विवाहित हो गए। और कोई विवाहित जो है ना वो विधुर नहीं है। तो मान लेते साथियों कोई विवाहित क्या नहीं है, विधुर नहीं है। कोई विवाहित क्या नहीं है साथियों, विधुर नहीं है। अब देखिए जरा निष्कर्ष को और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत। करेंगे कुछ छात्र वैज्ञानिक हैं, कुछ छात्र वैज्ञानिक है। देखिए छात्र ये हैं और वैज्ञानिक ये हैं, तो कुछ छात्र वैज्ञानिक नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला। कुछ इंजीनियर विवाहित हैं, कुछ इंजीनियर ये हैं और विवाहित ये हैं। तो कहाँ मिल रहा है, इंजीनियर ये हैं विवाहित ये हैं। तो अगर हाँ ये कहा जाता कि कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक है तो सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, कुछ वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक हो गए, कुछ वैज्ञानिक साथियों क्या, कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, ये यहां पर कहा जा रहा है। अब पता कैसे करेंगे, देखिए हमने ये सवाल में पढ़ा था कि कुछ विवाहित विधुर नहीं है और इतने विवाहित विधुर नहीं है और इतने ये जो वैज्ञानिक है ना, ठीक, ये इतने वैज्ञानिक विधुर नहीं है। तो ये बात यही तो लिखी है कि भाई कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, यानी कि इतने वैज्ञानिक जो है ना वो विधुर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं है, कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं है, तो इसकी बात साथियों नहीं चल रही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों देखिए यहां पर यह कहा गया है, हमें इतना पता है कि कुछ वैज्ञानिक विधुर हैं, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि कुछ, देखिए जब कुछ वैज्ञानिक विधुर होंगे तो कुछ विधुर भी वैज्ञानिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला सही होगा जो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि CUSTOME को
PQUTWF लिखा जाता है तो साथियों SECRET को क्या लिखा जा सकता है बताइए। अब देखिए C होता है 3 पर, ये 3 से P यानी कि 16 हो गया। U 21 पर होता है, Q हो गया, पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया। S 19 पर होता है, U हो गया, T से T हो गया। ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी भी अगर आपको समझ में ना आए साथियों तो आप इसको इस प्रकार से लिख लिया करो। कस्टम लिखा हुआ है ना, तो पूरा कस्टम यहाँ पर लिख लो और ये लिख लो PQU, क्या PQ और U और साथियों TWF। आपने ये पूरा लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब यहां पर अगर बात करें, अब देखिए आपको क्या लग रहा है। देखिए अगर हम साथियों यहां पर थोड़ा सा अगर हम दिमाग लड़ाएं, देखिए ये जैसे कि मान लीजिए अगर हम C से यहां पर F करें तो कितना बढ़ाया गया है साथियों, 3 बढ़ाया गया है, ठीक है। और U 21 पर होता है, W 23 पर होता है, यहां पर साथियों 2 बढ़ाया गया है, ठीक है। और S 19 पर होता है, T साथियों 20 पर होता है, यानी कि S 19 से 20 हुआ है तो 1 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। ये बात क्लियर आई, ठीक है। अब U से यहां पर क्या हुआ है साथियों, सॉरी टी से यहां पर क्या हुआ है, यू हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। ओ 15 पर होता है, क्यू 2 बढ़ाया गया है। एम 13 पर होता है साथियों, पी यानी कि 3 बढ़ाया गया। तो ये बात लॉजिक समझ में आया ना आपकी, क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये एस है तो ये एस यहां पर कितना बढ़ाया गया है, यहां पर साथियों 3 बढ़ाया गया, तो हम भी 3 बढ़ा देंगे। एस में जब 3 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 22 बोले तो वी आना चाहिए, वी यहां पर है। उसके बाद ई, अब यहां पर 2 बढ़ाया गया है, इसमें जब 2 बढ़ाओगे ई के बाद एफ और जी, तो जी कहां पर लिखा हुआ है, जी सिर्फ और सिर्फ साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा ये आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि यहां पर जो लॉजिक लगा है वही आपको लॉजिक इसमें जब फिट करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित ये आपका सवाल है। कह रहे कि संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, तो जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। तो संध्या जो है ना, संध्या ये प्रवीण से पूर्व की ओर है। मान लीजिए साथियों प्रवीण ये है, प्रवीण यहां पर है और प्रवीण का पूर्व ये होगा, तो प्रवीण के पूर्व में है कौन है साथियों, संध्या। संध्या जी जो है ये प्रवीण के पूर्व में है, जो दिव्या के दक्षिण पश्चिम की ओर है। किसकी बात चल रही है, जो जब भी आए तो दूसरे वाले की बात चल रही है, पहला वाला ये दूसरा वाला ये, यानी कि प्रवीण। तो दिव्या कहां पर पता नहीं, दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है कौन है साथियों, प्रवीण। यानी कि ये जो प्रवीण है ना, ये दिव्या से दक्षिण पश्चिम। अगर दिव्या को हम यहां पर बनाए, क्या दिव्या को अगर हम यहां पर बनाए तो तभी तो हो पाएगा साथियों, दिव्या के दक्षिण और पश्चिम में। अरे भाई दक्षिण पश्चिम यही होगा, दक्षिण होता है नीचे वाला, पश्चिम होता है ये, तो यहां पर ऐसे करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है। अब जो की अगर बात करें, जो का मतलब किसके लिए होगा, इस दिव्या के लिए होगा। यानी कि विजय से उत्तर पूर्व की ओर है दिव्या। दिव्या जो है ना ये विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, तो ये विजय कहीं यहां पर होगा, मान लीजिए यहां पर होगा, यानी कि विजय से उत्तर पूर्व की ओर है दिव्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि विजय दिव्या से प्रवीण से दक्षिण की ओर है। एक सेकंड, विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। विजय जो है ना दिव्या से प्रवीण से, एक सेकंड, विजय जो है ये दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है, विजय जो है, ये विजय जो है साथियों ये दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। बिल्कुल सही बात है, दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है विजय, ये बात सही है। कह रहे कि और प्रवीण से दक्षिण की ओर है, जो विजय है ना ये प्रवीण से दक्षिण की ओर है, बिल्कुल प्रवीण से दक्षिण की ओर ही है। थोड़ा सा इधर अगर हटा के बन जाइए। उसके बाद कह रहे हैं कि विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है, तो विजय कहां पर है, विजय यहां पर है। संध्या कहां पर, संध्या यहां पर, यानी कि ये दिशा क्या कहलाएगी, ये दिशा पूर्व और उत्तर कहलाएगी। तो पूर्व और उत्तर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि 1 है और उसके बाद फिर 1 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 216 आ गया, तो अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है। इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए ये जो होता है ना साथियों, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6 का क्यूब है, मतलब 6 की घात 3 करोगे, 6 की घात 3 तो आएगा 216। अगर 2 की घात 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 1 की घात साथियों 3 करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, देखिए अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा क्या दें, थोड़ा सा अगर आप साथियों यहां पर ध्यान दे लेते हैं, तो अगर देखिए 1 से 2, 2 से 6 कैसे बना गया, 1 की गुणा 2 से की गई है तो ये 2 बन गया, 2 की गुणा 3 से की गई है तो ये 6 बन गया। अब 6 की गुणा जाहिर सी बात है 4 से करेंगे तो यहां पर क्या नंबर आ जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो साथियों 24 का क्यूब यहां पर आ जाए, यानी कि यहां पर जो नंबर होगा वो 24 का क्यूब होगा, ठीक।
अब अच्छा ये कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक का क्यूब, ये एक का क्यूब हो गया, और अगर इसकी गुणा एक से कराते हैं तो एक आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 24 की गुणा 24 से करा लीजिए, ठीक है, 24 की गुणा 24 से कराइए और फिर साथियों 24 की गुणा 24 से कराइए, ये आपको यहां पर काम करना है। चलिए, तो 24 का क्यूब साथियों कितना होता है, 13,824 होता है। 13,824 जो होता है ये सॉरी 24 का क्यूब होता है। तो क्या 13,824 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि LMNOPR ये 6 मित्र हैं और M बड़ा है L और N से, यानी कि M बड़ा है L और N से। तो भैया M बड़ा है, बड़े के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। M बड़ा है L से भी और N से भी, ठीक है, L से भी और साथियों N से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के P बड़ा है M से, मतलब P बड़ा है M से, ठीक है, P बड़ा है M से, तो यहां पर साथियों P आ जाएगा, P बड़ा है M से, ठीक है, एम से, लेकिन ओ से छोटा है, यानी कि पी जो है ना ओ से छोटा है, तो ओ से छोटा हो गया, मतलब ओ बड़ा हो जाएगा। क्या ओ बड़ा हो जाएगा, यानी कि उसके बाद लिखा है एम से लेकिन ओ से छोटा है, कह रहे कि आर छोटा है एन से, आर छोटा है एन से। तो देखिए आर छोटा है एन से, तो मान लीजिए आर छोटा है एन से, ये बात क्लियर होगी। कह रहे कि एल केवल 2 लोगों से बड़ा है, तो एल जो है ना एल केवल 2 लोगों से बड़ा है। या मान लीजिए ये चीज अगर हम यहां पर रख दें एन और आर, तो एल बड़ा है केवल 2 लोगों से, 2 लोगों से बड़ा यहां पर एल है। तो कुल मिला के उसमें से चौथा सबसे छोटा कौन सा होगा, देखिए 6 मित्र थे, 6 मित्र हमने यहां पर पूरे लिख दिए, तो चौथा सबसे छोटा कौन सा है, देखिए सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा एन है, तीसरा सबसे छोटा एल है, चौथा सबसे छोटा एम है। तो चौथा सबसे छोटा क्या होगा, एम होगा, और एम आपका यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि कथन आपके सामने है और पूर्व अनुमान आपके सामने है। सरकार ने निजी डॉक्टरों को उनकी फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी, यानी कि सरकार ने कह दिया है कि भाई प्राइवेट डॉक्टर्स जो है वो अपनी फीस को बढ़ा सकते हैं। अब पूर्व अनुमान देखिए और बताइए कौन सा सही है साथियों, ठीक, कौन सा अंतर नहीं था। निजी डॉक्टर को वित्तीय कठिनाइयां है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना भाई, ये पूर्व अनुमान, इसका इसका कोई संबंध नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए साथियों यहां पर सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं करते, अरे भाई ये कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना वृद्धि नहीं करते, ऐसा यहां पर कहां लिखा है वृद्धि, सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि अगर कोई बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा लेता है, ठीक, बढ़ा सकता है, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि वृद्धि नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा पूर्व अनुमान 1 और 2 दोनों में से कोई अंतर्निहित नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि असंगत अक्षरों का समूह कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, बताइए। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये आपका जो है ना बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है, ठीक, उसी प्रकार जी 7 पर होता है, जे 10 पर होता है, एन 14 पर होता है, उसी प्रकार एस 19 पर होता है, वी आपका 22 पर होता है, जेड आपका 26 पर होता है, और ओ 15 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, यू आपका 21 पर होता है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, अब देखिए ये कितना बड़ा है, ये 3 बड़ा है, और ये कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, उसी प्रकार ये भी 3 बड़ा है और ये भी 4 बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यहां पर 3 बड़ा है और ये भी 4 बड़ा है, ये साथियों 2 बड़ा है और ये कितना बड़ा है, ये 4 बड़ा है। तो कुल मिला के अलग जो लग रहा है वो 2 क्यों बड़ा है, 3 3 3 सब बढ़ना है तो 3 बढ़ना चाहिए। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, और ये साथियों कॉन्सेप्ट बहुत आधारित है। यहां से साथियों कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, और इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित साथियों बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और बहुत सारे सवाल आपके क्लियर भी हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। तो कहा जा रहा है कि ए बी की भांजी, जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना धीरे धीरे करते जाइए। तो बी की भांजी, देखिए बी की भांजी का साथियों मतलब क्या है, बी की कोई बहन होगी, मान लीजिए बी की ये बहन है, इस बी की कोई पुत्री होगी, वो कौन है साथियों, वो ए है। यही तो कहा जा रहा है कि बी की भांजी, बी की भांजी, बी की भांजी ए है, यानी कि बी की बहन की बेटी ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सी का भाई है, यानी कि अब जो की अगर बात करिए बी के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये सी का भाई है, सी का भाई है, तो मैं कहूंगा इसी का ही भाई होगा। अरे भाई ये सी का भाई है बी और सी की बेटी है एक ए। उसके बाद कहा जा रहा है कि और एन जो है ना, एन ये डी का दामाद है, एन जो है वो डी का दामाद, इसको अभी छोड़ दीजिए।
कहने के जो सी का पिता है। अच्छा, सी का पिता कौन है साथियों? सी का पिता कहा जा रहा है डी है। जो आ गया तो दूसरे वाले के इस्तेमाल होगा, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। तो साथियों सी का पिता कौन है? डी हो गया। तो सी का पिता यहां पर डी हो गया, ये इसको भी सॉल्व कर लीजिए लग गया तो। कह रहे कि एन डी का दामाद है। तो एन जो है ना, एन डी का दामाद है। देखिए ये डी की, ठीक है, डी की बेटी कौन है साथियों? सी है। तो इसका पति कौन हो जाएगा साथियों? एन हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? एन हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी, ये उसका बेटा, ये सी का भाई और ये सी का पिता हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि डी की केवल एक ही बेटी, डी की केवल एक ही बेटी है और एम डी की सास है। यानी कि डी की सास कौन है? डी की सास की अगर बात करें तो डी की साथियों सास कौन हो जाएगी? डी की सास हो जाएगी एम। यानी कि डी का कोई क्या, डी की अगर बात करें साथियों तो कोई मान लीजिए इनकी पत्नी होगी या पति होंगे, ठीक है, और उनकी मम्मी होंगी। ये इनकी मम्मी कौन है साथियों? यही है एम। ठीक है, तो डी की सास एम हो गई, डी की सास एम हो गई। तो एम का ए से क्या संबंध, यानी कि ए क्या कहेगा एम को? तो ये क्या कहेगा साथियों एम को? मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये कौन हो गई? जो भी हो गई माता पिता। अब माता पिता मान लीजिए साथियों ये माता है, माता के, ठीक है, माता की एक तरीके से कौन है? माता है। ये मैंने प्लस लिख दिया, शायद ही मम्मी है। तो मम्मी की मम्मी कौन हो गई साथियों? नानी हो गई। ठीक है ना, नानी हो गई। अब ये एक तरीके से नानी के कहीं ना कहीं साथियों क्या हो जाएंगे? तो मैं कहूं कहीं ना कहीं ये पर नाना एक तरीके से लग जाएंगे, पर नाना पर नानी एक तरीके से लग जाएंगे। तो ए क्या कहेगा एम को? तो पर नानी कहेगा। पर नानी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए थोड़ा सा आपको अंदाजा भी लगाना चाहिए। अब अगर आप हर एक चीज को क्लियर करोगे बिल्कुल हाँ ऐसा है ऐसा है, ठीक है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा आंसर तक पहुंच जाते हो ना तो आप ऑप्शन की मदद से भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कहने के साथियों आपके सामने कथन है और आपके सामने साथियों क्या है? आपके सामने निष्कर्ष है। चलिए, तो निष्कर्ष नहीं तर्क है, बल्कि तर्क एक ये हो गया और तर्क दो ये हो गया। कहने के स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? तो एक तर्क कहता है कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए धर्म को। क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें, ठीक है ना, मतलब वो राजनीति हर एक चीज से अलग है धर्म। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि हाँ पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। धर्म इसलिए नहीं पढ़ाना जाना चाहिए क्योंकि धर्म निरपेक्ष है। ये कोई मजबूत तर्क नहीं है, तो ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सही आपका सिर्फ और सिर्फ दो वाला होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। अब देखिए ये बहुत टॉप लेवल का सवाल है। कहा जा रहा है कि प्रश्न आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन है, कथन एक और कथन दो। यानी कि तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कहा जा रहा है, प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? करके पी क्यू आर एस टी में कौन सा तीसरा सबसे बड़ा है? यानी कि तीसरा सबसे बड़ा आपको बताना है कौन सा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों। कहने के पी से बड़ा है टी, तो पी से बड़ा टी है तो मैं इतना लिख देता हूं कि भैया पी से बड़ा कौन हो जाएगा? पी से बड़ा टी हो जाएगा। यानी कि पी से बड़ा टी है, जो से बड़ा है। यहां पर कुछ मिसिंग है। यहां पर अगर बात करें साथियों वी आएगा। ठीक है, जो वी से बड़ा है। ठीक है, पी जो है ना, पी से बड़ा है टी, तो भाई पी से बड़ा हमने क्या कर लिया? पी से बड़ा हमने यहां पर पी से बड़ा हमने टी कर लिया। करके जो वी से बड़ा है, जो वी से बड़ा है, यानी कि अब पी की बात चल रही है। पी जो है ना ये वी से बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला पढ़िए। कहने के क्यू से बड़ा पी है, तो क्यू से बड़ा पी है, तो क्यू से बड़ा पी है, तो एक तरीके से बात करें मान लीजिए क्यू से बड़ा पी हो गया। और कहने कि आर केवल एस से बड़ा है, तो आर केवल एस से बड़ा हो जाएगा भाई साहब। आर केवल साथियों एस से बड़ा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए कि आप इन दोनों कथनों का यूज करके बता सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन आप ढूंढिए इन चारों ऑप्शन में से जो ये कहता है कि कथन एक और दोनों को पढ़कर भी आप प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन एक और दो तथ्य मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है साथियों। थोड़ा सा दिमाग लगा के इस सवाल को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, मेरा मानना है अच्छा आपको लगेगा और परीक्षा में यह सवाल आएगा। देखिए कहा क्या जा रहा है साथियों, कहा आपसे जा रहा है कि बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर ए की बात करें, मान लीजिए ए को हम यहां पर मान लेते तो कह रहे कि ए का दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, ए का दक्षिण पश्चिम सा तो इस तरफ ही तो हो जाएगा। तो ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में बी है, तो बी हो गया, बी एक हवाई अड्डा है। ठीक है, और ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद कह रहे कि शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। मतलब शहर ए के दक्षिण की अगर बात करें तो शहर ए का दक्षिण यही तो हो जाएगा। शहर ए के दक्षिण में कौन है, सी है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। तो सी शहर ए के दक्षिण में है और बी शहर के पूर्व में है, यानी कि बी शहर के पूर्व में है, यानी कि सी की बात चल रही है। तो सी जो है ना, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको वैसा बना देता हूं, देखिए। ठीक है, यानी कि यहां पर सी है और कह रहे कि सी ए के तो दक्षिण में है लेकिन बी के पूर्व में है। तो देखिए बी के पूर्व में है सी, बिल्कुल है। तो ये लाइन भी आपकी निपट गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी के पूर्व में है। ठीक है, कह रहे कि शहर सी डी की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डी की पश्चिम, देखिए डी का पश्चिम किधर हो जाएगा, डी का पश्चिम की दिशा में साथियों सी है, तो डी के पश्चिम की दिशा में सी है, बिल्कुल बात सही है। और ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि डी एक हवाई अड्डा है, डी एक हवाई अड्डा है जो शहर ई के दक्षिण में है। यानी कि ई के दक्षिण में, तो साथियों ये ई के दक्षिण में हमने कर दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, 4 किलोमीटर की दूरी पर करके शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है। तो शहर ई किस दिशा में, भाई साहब अगर शहर यहां से देखोगे तो ये किस दिशा में हो जाएगी। देखिए उत्तर की दिशा में होगी, नहीं। क्या पश्चिम की दिशा में ये ई है, ए से, नहीं। क्या ये साथियों उत्तर पूर्व की दिशा में या दक्षिण, देखिए दक्षिण की तो नहीं हो सकती, हाँ उत्तर पूर्व हो जाएगी। ये उत्तर पूर्व दिशा में साथियों अगर ए से देखें हम ई को, तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का साथियों समूह आपको बताना है, यानी कि सबसे अलग लॉजिक साथियों कहां पर लगा है, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, डब्ल्यू जो है ना वो 23 पर आता है और आर 18 पर आता है, एन 14 पर आता है। उसी प्रकार अगर बी वाले की बात करें तो एक्स 24 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है और पी आपका 16 पर आता है। उसी प्रकार अगर हम साथियों वाई की बात करें तो वाई 25 पर आता है, वी आपका 22 पर आता है, एस 19 पर आता है। अगर यहां पर जेड की बात करें तो 26 पर आता है, एक्स आपका 24 पर आता है और वी आपका 22 पर आता है। तो आपको और हमें इतना देखना है कि सबसे अलग लॉजिक कहां पर लगा हुआ है, बताइए। अब देखिए 23 से 18 हुआ है तो -5 हुआ है, 18 से 14 हुआ है तो -4 हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 से 20 हुआ है तो -4 हुआ है और 20 से 16 हुआ है तो -4 हुआ है। उसी प्रकार अगर 25 से 22 हुआ है तो -3 हुआ है और 22 से 19 हुआ है तो -3 हुआ है। 26 से 14 हुआ है, 26 से 24 हुआ है तो -2 हुआ है, 24 से 22 हुआ है तो -2 हुआ है। अब यहां पर आप देखिए कि कौन सा सबसे अलग है। देखिए -2 -2, -3 -3, -4 -4, तो यहां पर -5 -5 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो -5 -4 है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। और ए वाला हो जाएगा तो साथियों यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए इस टाइप के भी सवाल साथियों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं, तो इस कथन और पूर्व अनुमान वाले सवाल को भी आपको जरूर देखना है। और वीडियो को अगर आपने साथियों लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए तो इस सवाल का जवाब बताने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल हैं। भारतीय नौकरशाह जो है ना, ये दुनिया में सबसे कम कुशल हैं, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, कह रहे कि पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कारण निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो ये तो पूर्व अनुमान नहीं लग रहा है कथन में। भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है, ये भी सही नहीं है साथियों। तो मैं कहूंगा दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि पूर्व अनुमान 1 और 2 दोनों में से कोई भी अंतर नहीं था, ये इस सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने ये है और आपके सामने साथियों क्या है, 2 तथ्य दे रखे, एक ये तथ्य दे रखा है, एक ये तथ्य दे रखा है। दोनों तथ्यों को आपको पढ़कर ये बताना है कि आप इस सवाल का जवाब
दे सकते हैं या साथियों नहीं दे सकते हैं। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि सूर्य की जन्म तिथि क्या है। सूर्य मान लीजिए कोई लड़का है, इसकी जन्म तिथि आपसे पूछी जा रही है। तो पहले तथ्य में लिखा है कि सूर्य के पिता की याददाश्त के अनुसार सूर्य का जन्मदिन 16 के बाद लेकिन 17 से पहले, यानी कि सूर्य का जो साथियों जन्म हो सकता है वो 16 के बाद यानी कि 17 से लेकर, ठीक है, 25 से पहले यानी कि 24 के बीच होगा। ठीक है, सूर्य की मां की याददाश्त के अनुसार उसका जन्मदिन 22 के बाद, 22 के बाद यानी कि 23 को, 23 से लेकर लेकिन 26 से पहले, तो 23 और 25 यानी कि 23 को भी उसका जन्म हो सकता है, 24 को भी उसका जन्म हो सकता है और 25 को भी उसका जन्म हो सकता है। तो दोनों तथ्यों के अनुसार हमें ये पता चल पाया कि भैया इन तीनों में से कोई एक डेट उसके जन्म की तिथि है। लेकिन सही जवाब तक हम थोड़ी ना पहुंच पाए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि कथन 1 और कथन 2 के तथ्य मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सवाल का आंसर होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, यही सवाल का आंसर होना चाहिए, क्योंकि कोई हमें स्पेसिफिक डेट कहां मिली कि 23 को, 24 को, 25 को। ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि 178 है और 538 हो जाएगा। उसके बाद 1098 हो जाएगा और उसके बाद आपको बताने के कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 2818 ही आना चाहिए। तो आखिर इस सवाल में क्या लॉजिक लगा, ये थोड़ा सा आप लोग साथियों देखकर मुझे बताइए जरा। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, इसमें थोड़ा सा एक अलग लॉजिक लगा। वो देखिए, ये अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये मुझे साथियों 13 के स्क्वायर के आसपास का लग रहा है और उसी प्रकार साथियों ये मुझे 23 के स्क्वायर का आसपास का लग रहा है। ठीक है ना। किसका साथियों, 23 के स्क्वायर के आसपास का लग रहा है। मतलब 13, 23, अगर 33 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर, तो 33 का स्क्वायर 189 होता है। तो मुझे ये 33 के स्क्वायर के आसपास का लग रहा है। बस इसमें किसकी कमी है, 9 की कमी है। यानी कि अगर 13 के स्क्वायर जो कि 169 होता है, इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो 178 हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार 23 का स्क्वायर की अगर बात करें, इसमें साथियों अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो साथियों 538 हो जाएगा। बिल्कुल 538 हो जाएगा। उसी प्रकार 33 की अगर बात करें, 33 का स्क्वायर साथियों 189 होता है। 189 में भी आप साथियों क्या, 189 में अगर आप 9 जोड़ दें तो 1098 हो जाएगा। तो यहां पर 13, 23, 33, मैं कहूंगा अब यहां पर 43 आ जाएगा। यानी कि 43 का स्क्वायर करके उसमें 9 जोड़ दो तो आंसर आपका क्या, आंसर आपका आपको मिल जाएगा। तो साथियों 43 गुणा 43 कितना हो जाता है, 1849 हो जाता है। और अगर उसमें 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 1858 हो जाएगा। तो क्या यहां पर 1858 आएगा। अगर 1858 ऑप्शन में है तो बिल्कुल साथियों यहां पर 1858 आएगा। और आपको भी दिख गया है कि 1858 ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये कॉन्सेप्ट साथियों आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को भी साथियों देखना होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक कूट भाषा में स्विंग को यानी कि SWING को PSF लिखा जाता है। तो साथियों SWEAT को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। चलिए, तो क्या आपका साथियों यहां पर लॉजिक हो सकता है, एक बार मुझे देखने की और बताने की कोशिश कीजिए। बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें, ये आपका 19 पर होता है। कितने पर, देखिए S जो होता है वो 19 पर होता है, W 23 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, G 7 पर होता है, P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, F 6 पर होता है, P 16 पर होता है, F 6 पर होता है। ठीक है, तो ये 19 से 16 हो गया यानी कि -3 हो गया है। 23 से 19 हो गया, यहां पर साथियों -4 हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 से यहां पर साथियों 6 हो गया है, तो फिर से यहां पर -3 हुआ है। अब 14 से यहां पर 16 हुआ, अब यहां पर +2 हो गया है। और यहां पर 7 से 6 हुआ है, अब यहां पर -1 हुआ। अगर यही लॉजिक हम साथियों इसमें अप्लाई कर दें तो देखिए कि ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें मिलता है। सबसे पहले 3 माइनस करिए तो यहां पर P आ जाएगा। इसमें 3 माइनस करोगे साथियों क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर W की अगर साथियों यहां पर बात करते हैं तो W में साथियों अब 4 माइनस करना है, यानी कि W में साथियों जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। E में अगर हम साथियों 3 माइनस करेंगे तो यहां पर B आ जाएगा। A में अगर साथियों हम क्या 2 प्लस कर देंगे तो C आ जाएगा। और T में अगर साथियों हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। यानी कि PSB CS ये कहां पर साथियों लिखा हुआ है, जरा बताइए। PSB, ठीक है, PSB C, ये B होगा साथियों। क्या ये B होगा?
ठीक है, तो कुल मिला के साथियों आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता हो गलती होगी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि उस विकल्प को चुनिए जो दूसरों विकल्पों से भिन्न है। ठीक है ना, यानी कि सबसे अलग जो है ना वो आपको बताना है। सबसे अलग ये वाली आकृति है या ये वाली, ये वाली, ये वाली। आप जब इसको साथियों ध्यान से देखोगे तो आप तीन आकृतियां सेम देखोगे। क्या आकृति? ये जो लाइन है ना ये सर्किल के बाहर निकल रही है, इधर से भी और इधर से भी। इसमें देखिए यहां भी साथियों सर्किल से बाहर निकल रही है, इधर भी और इधर भी। और इधर भी ये सर्किल से बाहर निकल रही है, लेकिन इधर सर्किल से बाहर ना के बराबर नहीं निकल रही है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देख लीजिए और साथियों बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। कहा जा रहा है कि मुगिल, नयंक, भुवन, शामिली और रागुल का संबंध एक परिवार से है। मुगिल के पुत्र नयंक के पिता और रागुल के दादा। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को अच्छे से समझ गए तो ये समझ लीजिए आपने पूरा सवाल कर लिया, बहुत आराम से सवाल आपने कर लिया। लेकिन इस सवाल, इस लाइन को समझिए क्या कहा जा रहा है। कहने कि मुगिल के पुत्र, तो साथियों मान लीजिए मुगिल मैंने ये बना लिया। क्या कह रहे हैं कि मुगिल के पुत्र, तो मान लेते हैं साथियों मुगिल के पुत्र ये हो गए। तो कह रहे हैं कि साथियों मुगिल के पुत्र, क्या थोड़ा सा यहां पर वैसे बना देता हूं, मुगिल के पुत्र नयंक के पिता। ठीक है, मतलब जो मुगिल के पुत्र है ना वो क्या है, वो नयंक के पिता है। तो साथियों नयंक के पिता हो गए। जो मुगिल के पुत्र है ना वो नयंक के पिता हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है और रागुल के दादा हैं। रागुल के दादा हैं तो मतलब साथियों रागुल यहां पर आएगा, रागुल यहां पर आएगा। ठीक है ना, मुगिल का जो पुत्र है ना वो नयंक का तो पिता है लेकिन रागुल का दादा है, तो भाई रागुल का दादा होगा। यानी कि रागुल के पिता के नयंक, रागुल के पिता नयंक, नयंक के पिता ये हो जाएंगे। तो ये हमें देखना है कि कौन है आखिर ये। कहा जा रहा है कि शामिली जो है ना ये नयंक की पुत्री है। तो नयंक की अगर बात करें साथियों, देखिए नयंक का एक तो पुत्र रागुल हो गया और एक पुत्री कौन होगी साथियों, शामिली हो गई। ठीक है, शामिली हो गई, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ये पुत्री हो गई, ये साथियों पुत्र हो गए। और कहा जा रहा है कि भुवन की बहन है। ठीक है ना, यानी कि जो शामिली है, शामिली नयंक की पुत्री है और भुवन की बहन है। तो साथियों भुवन की बहन है, भुवन की बहन है शामिली, मतलब ये तीन भाई बहन हैं आपस में। इस जानकारी के आधार पर मुगिल जो एक पुरुष है, मुगिल जो एक पुरुष है उसका भुवन से क्या संबंध है। तो साथियों भुवन से क्या संबंध है बताइए। देखिए ये पिता हो गए, पिता के पिता दादा हो गए, और दादा के पिता को क्या कहा जाता है साथियों, दादा के पिता को क्या कहा जाता है, परदादा कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर कहीं परदादा लिखा हुआ, परदादा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ दादा के पिता लिखा हुआ है। तो साथियों नाना नहीं होगा, दादा के पिता, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है आपसे, कथन आपके सामने दे रखे हैं और साथियों क्या निष्कर्ष आपके सामने दे रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं। ठीक है, तो जो कहा जा रहा है साथियों वो हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए साथियों क्या ये सभी विश्वविद्यालय हो गए, क्या हो गए साथियों, ये सभी विश्वविद्यालय क्या हो गए, सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है। तो मान लीजिए इतने विश्वविद्यालय क्या हो गए, इतने विश्वविद्यालय साथियों मान्यता प्राप्त हो गए, इतने विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हो गए। ठीक है ना, कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है और कुछ राज्य मान्यता प्राप्त हैं। कुछ राज्य मान्यता प्राप्त है तो साथियों इतने राज्य मान्यता प्राप्त हो गए, तो ये राज्य हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष है, ये कौन सा गलत करके। कहा जा रहा है साथियों कि कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं। भाई कथन में तो कहा गया है कि कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, लेकिन आप कौन होते हो कि कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं ऐसा कहने वाले, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, हाँ ये सही है, कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इतने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, तो ये आपका सही हो जाएंगे। यानी कि दूसरा वाला सही है। कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फिर साथियों देखिए तर्क और कथन, इनके आधार पर आपको बताना है, सवाल का जवाब आपको बताना है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम, यानी कि जो पेट्रोलियम उद्योग कंपनी है, इसको सरकार द्वारा भारत में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। बताइए, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है इसको सरकार के द्वारा भारत में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो एक बंदा कह रहे कि हाँ भैया दे देनी जानी चाहिए,
क्यों? क्योंकि इससे भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये बात तो सही है, अगर वो अपने कर्मचारी लोग थोड़ी ना लाएंगे, यहाँ पेट्रोलियम उद्योग कंपनी खोल दी जाएगी लेकिन कर्मचारी तो यहीं के होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल सही, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी कि नहीं, इनको ब्रिटिशों को पेट्रोलियम कंपनी नहीं खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अन्य निजी पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान होगा। तो ये थोड़ी ना साथियों हम लोग सोचेंगे कि भाई एक दुकान इस एरिया में है तो दूसरी इसी टाइप की दुकान नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये वाली नहीं चल पाई। ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा, मतलब निजी वाली नहीं चल पाई, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये मतलब कुल मिला के तर्क मजबूत नहीं है, और जो तर्क मजबूत नहीं होता है उसको हम गलत कर देते हैं। तो कुल मिला के एक वाला तर्क मजबूत है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां से साथियों देखिए, यहां से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन मैथ के सवालों को देखिए और उसके बाद साथियों हम लोग जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए, तो यहां पर कहा गया है कि अगर x से y से 20% अधिक है तो x से y से कितने फीसदी कम है? ऐसा सवाल आता है। ऐसे आता है आपसे कि मोहन की आय सुरेश की आय से इतने प्रतिशत अधिक है तो सुरेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे सवाल आता है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक लॉजिक लगाना होता है, एक चीज लगाना होती है। आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, 20% है, 30%, इसको ऐसे चुपके से यहां पर लिख लेना है, गुणा का साइन लगा देना है। गुणा आपको 100 लिख देना है हमेशा, जो यहां पर ये प्रतिशत हो वो, और गुणा में 100 बटा लिख देना है। अगर यहां पर साथियों अधिक लिखा हो तो आपको 100 प्लस ये नंबर करना है 20। अगर यहां पर कम लिखा हो तो साथियों आपको करना है 100 माइनस और ये नंबर करना है। तो साथियों प्लस लिखा है और हमेशा ये 100 आएगा, ठीक, यहां पर भी 100 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 2000 हो जाएगा, ऊपर नीचे 120 हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 हो गया, 2 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, फिर से कट करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, और कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है, 16 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। 16 पॉइंट करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों आप लोग देख लीजिए और बता दीजिए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कहने के प्रथम छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम के अंक 78, 96, 86, 96, 79, 85, 100, 97, 69 और 73 उनके अंकों की माध्यिका क्या है? देखिए, माध्यिका का सूत्र होता है क्या? माध्यिका का सूत्र होता है साथियों, ये नंबर्स, जितने नंबर्स है ना, ठीक है, इन पर आधारित होता है। अगर ये नंबर्स की संख्या सम है तो अलग सूत्र, विषम है तो अलग सूत्र। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, यानी कि n बराबर 10 है। तो अब 10 है तो माध्यिका का साथियों सूत्र क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, n/2 वे पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 +1 वे पद का मान, ठीक है, वे पद का मान बटे, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये आपने बहुत बचपन में सूत्र पढ़ा होगा, 9-10 के आसपास साथियों, पहली बार ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में आता है सूत्र, ठीक है। अब n क्या है, n यहां पर 10 है। अच्छा, अब उससे पहले एक और काम किया जाता है कि आरोही क्रम में लिख लिया जाता है इन अंकों को। तो इन अंकों को अगर आरोही क्रम में लिखे तो इसमें से सबसे छोटा क्या है साथियों, 69 सबसे छोटा है, ठीक है, 69 हो गया। उसके बाद साथियों 73 आ जाएगा, उससे उससे बड़ा क्या है, 78 है, और फिर साथियों 79 है, उसके बाद 85 है, और फिर साथियों 86 हो जाएगा, फिर 96 2 बार है, ठीक है ना, 96 आपका 2 बार हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 97 और फिर क्या बचा साथियों, 100 बचा। तो ये हो गया। अब n/2, n की जगह पर 10 आ जाएगा तो 10/2 5 हो जाएगा, यानी कि 5वें पद का मान लिखना है आपको, 5वें पद का मान, और प्लस n/2 5 हो जाएगा, 5 + 1 6, यानी कि 6वें पद का मान आपको लिखना है। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। 5वें पद का मान पता क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान है 85, तो 85 आ जाएगा, प्लस 6ठे पद का मान क्या है, 1 2 3 4 5 6, 86 है, और बटे 2 आ जाएगी। इनको जरा कैलकुलेट कीजिए, 6 और 5 11, और यहां पर साथियों 17/2 आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और साथियों 2 पंजे 10 हो जाएगा, पॉइंट लग के 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो 85.5 आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ साथियों 2-4 क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन के बाद उसके बाद हम लोग जीएस के सवाल देखेंगे। साथियों यहाँ पर अगर बात करें, कहा जा रहा है कि 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की टेलकम पाउडर ए को 2 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेलकम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए।
किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण की लागत 3 रुपए 8 पैसे प्रति ग्राम हो जाए। तो अगर कभी भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, एक राशि ये दी जाए, एक राशि ये दी जाए, ठीक है ना, और एक ये दी जाए और अनुपात आपसे पूछा जाए, तो आप इस सवाल को सातों कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये 3 रुपए 20 पैसे ना, तो साथियों 3 रुपए 20 पैसे मान लीजिए 320 पैसे हो गए, ठीक। और ये कितना है, 2 रुपए 90 पैसे, यानी कि 290 पैसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे इसको साथियों इतने रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी कि 3 रुपए 8 पैसे, तो साथियों 3 रुपए 8 पैसे यानी कि 308 पैसे हो गए ये। अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इनका डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस साथियों आप कैसे निकालेंगे, 320 में से 308 जाएगा तो 12 बचेगा, और 308 में से 290 जाएगा तो साथियों 18 बचेगा। तो इसको 6 से कट करोगे, 6 3 18 और 6 दूना 12, तो 3:2 आपका कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो साथियों 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की टेलकम पाउडर को 2 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेलकम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की लागत 3 रुपए 8 पैसे हो जाए। अब उसके बाद देखिए साथियों, एक अगला सवाल और एक अगला नया कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर कह रहे कि रोजाना 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। अगर वो रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वो सबक साथियों कितने दिन में सीख पाएगा। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो देखिए, 3 घंटे अध्ययन करता है तो 20 दिन में वो काम कर पाता, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 घंटे स्टडी करता है तो 20 दिन लग जाते हैं उस सबक को याद करने में। तो 4 घंटे अगर स्टडी करे तो कितने दिन लग जाएंगे, मैं कहूंगा x दिन लग जाएंगे। इसको साथियों कैलकुलेट कर लो, 3 × 20 कितना हो जाएगा, 3 × 20 ये 4 नीचे आ जाएगा, बराबर आपका x आ जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यानी कि x बराबर साथियों मैं कहूंगा 15 दिन में वो अपना, अगर 4 घंटे अध्ययन करता है तो 15 दिन में साथियों वो अपना सबक याद कर लेगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। अगला सवाल देखिए, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या ऋण संख्या है। ऋण संख्या की अगर साथियों बात करते हैं, ऋण संख्या आपसे पूछी जा रही। देखिए, अगर बात करें ऋण संख्या, कौन सी संख्या है साथियों ऋण संख्या। देखिए, अगर हम 27 की बात करते हैं तो 27 1 से कट जाएगा, 1 से विभाजित। वैसे तो 1 से तो ये सारे ही नंबर विभाजित हैं। उसके अलावा साथियों ये 3 से भी विभाजित है, 3 निम 27, ठीक है। 9 से भी विभाजित है, 9 3 27, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर बात करें 27 से तो विभाजित ही है। ऋण संख्याएं कहीं ना कहीं वो होती हैं जो 1 से विभाजित होती हैं और जो खुद से विभाजित होती हैं, ठीक है ना। तो 51 की अगर बात करें, ये 1 से तो है, ये 3 से भी विभाजित है और ये 51 से भी विभाजित है, ठीक है। उसी प्रकार साथियों उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो 1 से है, ये भी 3 से है साथियों, और 13 से भी है ये, और 39 से तो ही है। इसकी अगर बात करें, ये 1 से है और ये सिर्फ 47 से है, तो मैं कहूंगा ये संख्या क्या हो जाएगी, ऋण संख्या हो जाएगी, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यहां पर अगर बात करें, कहा जा रहा है साथियों आपसे, देखिए इसके बाद साथियों हम लोग जीके के सवाल देखेंगे, ठीक है। जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं वैसे सवाल हम लोग देखेंगे जीके के। यहां पर इसको देख लीजिए, कहने कि एवलिन ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदी जिनकी कीमत प्रति नग 30 रुपए 35 रुपए 65 रुपए है। उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपए दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगने खरीदी, ये कुल मिला के आपसे पूछा। देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं साथियों, 30x, ठीक है। और जैसे मान लीजिए प्रत्येक प्रकार की कंगन की संख्या पूछी गई, तो प्रत्येक प्रकार की कंगन की संख्या मान लीजिए x है, तो इसको हम 30x कर देंगे, 30x प्लस 35x। उसके बाद साथियों 65x बराबर कितना दे रखा है, इन सब का कीमत की अगर बात करेंगे तो 1690 रुपए दे रखा है। अब इनको साथियों प्लस कर लो आप, ठीक है। 35 और ये कितना हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, 65 और 65 सातों 130 आ जाएंगे, यानी कि 130 बराबर कितना हो जाएगा, 1690 हो जाएगा। उसी प्रकार x बराबर कितना हो जाएगा, 1690 बटे 130 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 69 कट करोगे तो 13 ही आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 13 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदी, तो 13 कंगन खरीदी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला सवाल देखिए, अब यहां साथियों
लगभग कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, जीके के जैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो साथियों सुचित्रा कृपलानी बनी थी। कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी बनी थी। और ये सबसे पहले किस राज्य की बनी थी साथियों मुख्यमंत्री? तो यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति है? तो ये शक्ति किसको प्राप्त है साथियों? राज्यपाल को प्राप्त है। किसको साथियों? अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो किस प्रधानमंत्री की बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा वीपी सिंह की बात चल रही है। अगर ये सवाल डिक्टो आपसे पूछा जाए तो वीपी सिंह आपको बता देना है। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो साथियों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है, उस जीवन विधा से जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो आपको ये पता लगाना है कि संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये लिखित संविधान है, बिल्कुल ये लिखित संविधान, ये संविधान की विशेषता है। यह अनुनय है, बिल्कुल साथियों ये अनुनय है, यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन यह अनम्ब भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी है। यह एकल है, बिल्कुल एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है। लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। ये भी विशेषता है। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया नहीं साथियों, ये आपको एक तरीके से बात करें, राष्ट्रपति इसमें संसद इसको जो है वो संशोधित कर सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये विशेषता नहीं है। नहीं है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। इसको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो साथियों अगर बात करें ना, यहां पर एक खाली जगह है, यहां पर आपको बताने कौन सा नाम आएगा। तो साथियों इसे, ठीक है ना, अंग्रेजों के विद्रोह करने की मांग की गई थी। इसको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से जीडी कुमार के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जीडी कुमार आपका सही जवाब हो जाए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, मोहन सिंह इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो इनका नाम साथियों राजा महेंद्र प्रताप था। और ये इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, हाइपोक्सीमिया क्या है? तो ये हाइपोक्सीमिया साथियों क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को कहा जाता है हाइपोक्सीमिया। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए देखिए, अगर बात करें साथियों, यहाँ पर सूखी पेलाग्रा रोग होता है या सूखी बेरी बेरी रोग होता है? क्या सूखी बेरी बेरी रोग होता है? या साथियों ये ऑस्टिमलेशिया लिखा हुआ है, या आपका ये साथियों रतौंधी हो जाएगा। ठीक है ना, रतौंधी हो जाएगी, ऑस्टिमलेशिया हो जाएगा। ऑस्टिमलेशिया साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कहां पर साथियों देना है? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आपको जवाब देना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।